डायन अपना बदला 7 जंग के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीली रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिलम फूंक रहे हैं। उस रात की साहे साहे करते सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी और वह जाकर बाबा के पास बैठ गया। कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता, बाबा ने कहा। मैं 7 कोस दूर डिबरी गांव से काम की तलाश में निकला था। का तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया तो पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का कुछ समझ आता है ना पीछे का। ऊपर से यह ठंड खून जमा रही है और डर और घबराहट से दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबा, रंजन ने कहा। बाबा ने गंभीरता से कहा, पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू यह जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी सी लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनकी मुंह को ढके हुए थी। हाड़ कपाती ठंड में उनके शरीर पर ना मात्र के कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। ठंड से परेशान है बच्चा? यह ले, 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी, बाबा ने कहा। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सब कुछ आते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिलम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिलम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवर की उनकी आवाज से उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की बात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें यह रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहाँ तक जाओगे? लेकिन अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुँचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं? बाबा ने पूछा। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहां पर एक बूढ़ी रहती है, किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक
एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात गए क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है। तुम्हें वह तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचता है, वह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके सामने काले घाघरे और चुनरी से मुंह छुपाई एक बूढ़ी दिखाई देती है। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है? मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ, ठीक है। मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी, समझ गया। और मेरी दिहाड़ी पैसों की? तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। बूढ़ी उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वह बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। यह घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान। लेकिन बुढ़िया ने कहा है कि कोई सवाल नहीं करना है, इसलिए अपने मन की शंका मनी में दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है, और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चूं की भी आवाज किए वह अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। जी, क्या आप ही सज्जन सिंह हो? सज्जन सिंह के लिए यह सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। कहां से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो 7 कोस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने यह सामान आपको देने के लिए कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वह उस पोटली को दीवार पर जोर से फेंकता है। रंजन को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? बाबा जी, यह पोटली किसने दी तुझे? सज्जन सिंह चीखते हुए कहता है। किसी बुढ़िया ने। रंजन, तू उस गांव में काम करने गया था? उस गांव में 30 साल पहले एक औरत रहती थी जिसे काले जादू का बहुत शौक था। कुछ सालों बाद उसे गांव वालों ने जला दिया था। कहा जाता है कि वह औरत मरी नहीं थी, वह डायन बन गई थी। सज्जन सिंह बोलता है। रंजन को काले जादू का डर लगने लगता है। क्या कह रहे हो? मैं तो उसकी मदद के लिए गया था।
सज्जन सिंह कहता है, तू मर गया। उस औरत ने तुझे श्राप दिया है। अब तो तेरी मौत भी अजीब होगी। तुझे अपने गांव नहीं जाना चाहिए। रंजन को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वह घबराहट में सज्जन सिंह से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्या सच में मेरा जीवन खतरे में है? सज्जन सिंह गहरी सांस लेते हुए कहता है, तू जिस औरत के घर में काम कर रहा था वह सच में एक डायन थी। उसकी मौत के बाद से ही उस गांव को श्रापित माना जाता है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी सही सलामत वापस नहीं आया। इस पोटली में जरूर कुछ ऐसा है जो तुझे और तेरे गांव को तबाह कर सकता है। रंजन अब अपने फैसले पर पछता रहा था, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस श्राप से बच सकूं? रंजन ने थरथराते हुए पूछा। सज्जन सिंह ने उसे सुझाव दिया, तुझे इस पोटली को कहीं दूर जाकर जलाना होगा। लेकिन याद रखना, जब तू इसे जलाए तो एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। और जब आग जलनी शुरू हो जाए तब वहां से भाग जाना। ये काम रात में करना ताकि कोई तुझे देख ना सके। रंजन के पास और कोई चारा नहीं था। वह तुरंत पोटली को लेकर एक सुनसान जगह की ओर भागता है। रात का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रंजन के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसे सज्जन सिंह की बात याद थी, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही वह उस सुनसान जगह पर पहुंचा, उसने पोटली को जमीन पर रखा और उसमें आग लगाने की कोशिश की। लेकिन पोटली जलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक रंजन ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी हो रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पोटली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, मानो उसमें कुछ जीवित हो। रंजन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंत में पूरी ताकत से पोटली पर आग लगाई और जैसे ही आग भड़कने लगी, पोटली से चीखने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि रंजन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सज्जन सिंह की बात मानते हुए तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन भागते समय वह अपने कदमों की आवाज सुनकर घबरा गया और बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही रंजन ने पीछे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देखकर सन्न रह गया कि आग की लपटों के बीच से वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो रही थी। उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी, जो रंजन के कानों में गूंज रही थी। रंजन ने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जितना भागता, उतना ही उसे लगता कि वह उसी जगह पर खड़ा है। हर दिशा में बस वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, मानो वह चारों ओर से उसे घेर रही हो। रंजन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें घुटने लगीं और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अचानक उसे अपने आसपास अंधकार में घिरा महसूस हुआ, जैसे पूरा जंगल उसे निगलने को तैयार हो। अंत में वह ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी चेतना समाप्त हो गई। जब रंजन की आंखें खुली तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पड़ा हुआ पाया। वहां का वातावरण पूरी तरह से अंधकारमय था और चारों ओर सिर्फ रहस्यमय सन्नाटा था। उसे अपने हाथ पैरों में जकड़न सी महसूस हुई, मानो उसे किसी ने जंजीरों में बांध रखा हो। उसके आसपास एक ठंडा, भयानक साया मंडरा रहा था, जो उसकी आत्मा को कंपा देने के लिए काफी था। रंजन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही।
तभी उसे अपने सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने उसकी तरफ घूरते हुए एक भयानक हंसी के साथ कहा, तूने मेरे श्राप से बचने की कोशिश की, लेकिन तुझे मेरे गुस्से का अंजाम भुगतना ही होगा। अब तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके बाद रंजन को कभी किसी ने नहीं देखा। उसका क्या हुआ यह कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते हैं कि वह हमेशा के लिए उस श्रापित गांव की आत्माओं में शामिल हो गया और उसकी चीखें आज भी उन सुनसान पहाड़ों में गूंजती हैं। इस कहानी में एक भयानक अंत छिपा है, जिसने रंजन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी बताती है कि कभी कभी लालच और डर हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है।